दोस्तों नमस्कार। मार्च 2024 बीजेपी के नेता अनंत हेगड़े पहली बार इन्होंने कहा कि 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदल सके। 2 अप्रैल 2024 ज्योति मिर्धा बीजेपी की नेता जो चुनाव इस वक्त सांसद का लड़ भी रही हैं राजस्थान से, उन्होंने अपनी चुनावी रैली के बीच में कहा 400 पार इसलिए जरूरी है क्योंकि संविधान बदला जा सके। और संविधान बदलने के लिए 400 पार चाहिए, यह सवाल मेरठ से खड़े हुए अरुण गोविल से पूछा गया। अरुण गोविल कोई पुराने बीजेपी के नेता नहीं हैं, लेकिन उन्होंने भी कहा चूंकि बीजेपी के टिकट पर सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं तो उन्होंने भी कहा इसमें गलत क्या है। और इन सब के बीच फैजाबाद के सांसद लल्लू सिंह ने भी एक बैठक में कहा कि यह 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदला जा सके। तो 400 पार का नारा संविधान बदलने के लिए है। और भारत के भीतर में अगर आप जातीय राजनीति के समीकरणों को समझें तो इस देश में कमंडल के जरिए आपको सत्ता मिल नहीं सकती है और मंडल के आश्रय इस देश की सत्ता को आप पकड़ सकते हैं। बीजेपी के लिए यही गले की फांस बन गई। एक के बाद एक तमाम बातें उभरने लगी और उभरते उभरते बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत तक चली गई। 2015 में बिहार चुनाव से ऐन पहले मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा का जिक्र किया था। वह लगातार मीडिया के भीतर रेंगने लगा और तब सवाल आया कि दरअसल आरक्षण को खत्म करने के लिए ही, संविधान बदलने के लिए ही 400 पार का नारा प्रधानमंत्री ने लगाया। और इस देश की राजनीति और खास तौर से हिंदी पट्टी जब इस बात की इजाजत देती ही नहीं है कि आप जातीय समीकरणों से इतर कोई भी राजनीति कर लीजिए, आप सत्ता तक पहुंच नहीं पाएंगे। अलग अलग मुद्दे छोटे छोटे पॉकेट्स में ध्रुवीकरण तो कर देंगे, लेकिन राजनीति को साधना है तो आपको इस देश की जातीय हकीकत को समझना होगा और उस पर संविधान द्वारा दिए गए आरक्षण को लेकर भी आपको साथ चलना होगा। और यह परिस्थिति तब आई जब कल टेलीफोन की घंटी दिल्ली और नागपुर के बीच खड़खड़ाने लगी। पहले और 2 चरणों ने यूं ही सांसें ऊपर नीचे बीजेपी की कर रखी है। अब सवाल था कि अगर आरक्षण को लेकर बीजेपी कटघरे में है और आरएसएस के मुखिया के पुरानी बातों का जिक्र खुल्लम खुल्ला अब होने लगा है, तो फिर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, यहां पर क्या होगा। और अगर यहां पर सीटें कम होने लगी तो फिर भूल जाइए कि आप 200 तक भी पहुंच पाएंगे। आप तो सिमटते सिमटते उन्हीं परिस्थिति में आकर खड़े हो जाएंगे जो 1996 की थी। 1996 जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि उस वक्त मंडल कमंडल की लड़ाई जब 1989 में शुरू हुई तो कमंडल के साथ बीजेपी खड़ी थी और 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ, उसके बाद जब पहला चुनाव 1996 को हुआ लोकसभा का, हालांकि विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में पहले हुआ, वहां भी बीजेपी सत्ता में लौट नहीं पाई और लोकसभा के चुनाव में भी सिर्फ 13 दिन की ही सरकार थी। सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी जरूर थी, लेकिन किसी ने भी बीजेपी का साथ समर्थन के तौर पर नहीं दिया। मतलब बहुत साफ है कि कमंडल की राजनीति ध्रुवीकरण कर सकती है, लेकिन मंडल की राजनीति के बगैर आप सत्ता तक पहुंच नहीं सकते हैं। और यह स्थिति अब इस रूप में आकर खड़ी हो गई जहां पर कल जब टेलीफोन घनघनाने लगा दिल्ली और नागपुर के बीच और यह कहा जाने लगा कि अगर निपट गए तो फिर आप भी निपट जाएंगे, सक्रिय आरएसएस को होना होगा, राजनीतिक तौर में मौजूदा परिस्थितियों को समझना होगा। मोहन भागवत हैदराबाद में आज थे और वहां उन्होंने खुले तौर पर इन बातों का जिक्र किया कि ऐसी कोई बात नहीं जो बातें पुरानी कही जा रही है। लेकिन अगर पुराने पन्नों को भी आप पलटिए तो बार बार इसका जिक्र होता है कि आरएसएस आरक्षण को कभी भी अस्थायी व्यवस्था नहीं मानती थी, यानी परमानेंट नहीं मानती थी। वो चाहती थी कि वो खत्म हो और नए तरीके से समाज आगे बढ़े। यह उसकी सोच रही है। इसके दस्तावेज मौजूद हैं, एक दस्तावेज आज हम जरूर दिखलाएंगे। लेकिन उससे पहले क्या वाकई ऐसी स्थिति आ गई कि अगर हिंदी पट्टी में आरक्षण का सवाल संविधान और संविधान का सवाल 400 पार से जुड़ गया,
जो 400 पार का नारा अब प्रधानमंत्री मोदी भूल चुके हैं और बीजेपी का कोई नेता भी अब लगा नहीं रहा है। इन तमाम बातों पर गौर अगर कीजिए तो एक के बाद एक आपको एक झटके में लगभग 50 सीटें कम कर देनी होंगी, सिर्फ इस नाम पे कि जो ओबीसी का वोट है वह 2009 में बीजेपी के पास 17% था, 17%, जो 2019 के चुनाव में उसमें तकरीबन 32% का इजाफा हुआ, यानी वह ओबीसी का वोट 47% बीजेपी के पक्ष में चला गया पूरे देश के भीतर में। और यही सवाल एससी एसटी को मिले आरक्षण को लेकर भी है। वहां भी यह सवाल अगर बड़ा हो गया तो फिर कितनी सीटें कम करनी पड़ेगी, यह सिर्फ उंगलियों पर नहीं गिना जा सकता। इसके लिए आपको एक बड़ी मोटी लकीर कागजों में खींचनी होगी। लेकिन सवाल है कि दरअसल इन बातों की शुरुआत कैसे हुई और अलग अलग राज्यों में जो जातीय समीकरण है उसका कितना लाभ बीजेपी को मिलता है। हम इन तमाम बातों पर आए उससे पहले मोहन भागवत यानी संघ के मुखिया यानी सर संघ चालक आज जिन बातों को खारिज कर रहे थे, ये पांचजन्य में 2015 में आरक्षण की समीक्षा को लेकर उनसे सवाल पूछा गया था और उनसे पूछा गया था कि दरअसल उनका क्या मानना है। उनका कहना था कि देश में कई इंटरेस्ट ग्रुप बन रहे हैं क्योंकि उन्हें लोकतंत्र से कुछ खास उम्मीदें हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक समुदाय के हित को पूरा करने में दूसरे समुदाय के हितों को नुकसान ना पहुंचे। और इसी के मद्देनजर उन्होंने जो कहा, जो कोटेड लाइन है, वो कहा गया, मैं समझता हूं कि एक समिति बने जो पूरे देश के हित पर सोचे, इसमें समाज के प्रतिनिधि भी शामिल हों। यह समिति तय करे कि किस वर्ग को आरक्षण की जरूरत है और उस वर्ग को यह आरक्षण कब तक दिया जाना चाहिए। एक गैर राजनीतिक समिति को आयोग की तरह बनाया जाना चाहिए जो अपने तौर पर सिफारिशें करे। इन बातों का जिक्र उन्होंने 2015 में किया था और यही बात उस वक्त में चले जाइएगा तो बीजेपी का सुपड़ा साहब बिहार में हो गया था। उस दौर में लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ खड़े थे और 2014 में जितनी बड़ी ताकत के साथ नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे, उसके बाद संघ यह मान रहा था कि अब उसके भीतर के जो एजेंडे हैं वो पूरे होने चाहिए, इसीलिए यह आरक्षण समीक्षा का जिक्र उस दौर में किया गया। लेकिन आज जब निकल के आए मोहन भागवत हैदराबाद के एक कार्यक्रम में, तो उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए इसे। अभी मैं यहां आया कल तो मैंने सुना एक वीडियो घूम रहा है कि संघ वाले बाहर से तो बात ही अच्छे करके अंदर जाके कहते हैं आरक्षण का हमारा विरोध है, बाहर हम बोल नहीं सकते। अभी एकदम असत्य बात है, गलत बात है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है, वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। लेकिन सर संचालक मोहन भागवत यूं ही इस बात को नहीं कह गए और इससे घबराहट यूं ही बीजेपी के भीतर नहीं मची है, बल्कि राजनीतिक तौर पर आरक्षण का सवाल और संविधान का सवाल भारत की राजनीति में इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है कि उसके बाद उस मुद्दे को जमीन तक पहुंचने में कोई ज्यादा वक्त लग नहीं रहा है। और कांग्रेस या कहीं राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे का जिक्र हर मीटिंग में कर रहे हैं और कांग्रेस के तमाम नेता एक के बाद अपनी रैलियों में इस बात का जिक्र कर रहे हैं। यानी जमीन पर यह सवाल बड़ा हो चला है, क्या वाकई 400 पार का नारा इसीलिए दिया गया? हमें लगता है कि आज जब संघ इस बात को सोच रहा है तो इससे पहले यानी 2015 से पहले क्या सोच रही संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा मार्च 1981, वहां पर तमाम बातें रखी जाती थी और वह प्रस्ताव के तौर पर उसके बाद पास किया जाता था। तमाम सभाओं में जो भी प्रतिनिधि सभा हुई उसको लेके आरएसएस की तरफ से यह किताब छपी है। 1950 के बाद से इस देश में उसने जितने भी प्रस्ताव रखे, इस किताब के भीतर आरक्षण को लेकर भी 1981 मार्च के महीने में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने एक प्रस्ताव आरक्षण को लेकर रखा। उसके भीतर लिखे हुए शब्दों को क्या कहा गया, जरा ये सुनिए। आरक्षण अस्थायी व्यवस्था नहीं हो सकती,
इन बैसाखियों का आधार यथाशीघ्र समाप्त होना चाहिए तथा इस व्यवस्था के कारण योग्यता एवं कार्य क्षमता की हानि नहीं होनी चाहिए। यह बकायदा कोटेड शब्द हैं जिस बात का जिक्र किया गया। और उस वक्त इन बात की जरूरत क्यों पड़ी, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा आरक्षण को लेकर उस दौर में गुजरात और अन्य प्रदेशों में जो विस्फोटक स्थिति हो गई थी उसको लेकर चिंता कर रही थी। यह सवाल नहीं है कि वो खत्म करने का जिक्र उस समय कर रही थी, लेकिन इसकी अस्थायी व्यवस्था नहीं हो सकती है और इसके लिए कुछ प्रयास करना चाहिए। यही नए तरीके से 2015 में यह बात सरसंघचालक के जरिए निकल कर आ गई। और इसी दौर में बीजेपी अपनी जिस बिसात पर राजनीति कर रही है वो जानती है कि पूरी हिंदी पट्टी में एक झटके में उसको इतना बड़ा झटका लग जाएगा कि राजनीतिक तौर पर वो हाशिए पर पहुंच जाएगी। और इस दौर को कांग्रेस भी समझती है और इसीलिए राहुल गांधी लगातार जिन सभाओं में अब संविधान का जिक्र कर रहे हैं, बीजेपी को कटघरे में अलग अलग मुद्दों के आसरे खड़ा कर रहे हैं, इन बातों का असर जमीन तक क्या पहुंच चुका है यह एक सवाल जरूर है। लेकिन इन बातों का असर वोटरों के जहन में जरूर है, क्योंकि वोटरों ने बड़ी तादाद में 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भरपूर वोट दिए। राज्य दर राज्य कितनी बड़ी तादाद में यह शिफ्ट हुआ है, खासतौर से हिंदी पट्टी में, उसको जरा समझें। उससे पहले राहुल गांधी जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं और इसको लेकर हड़कंप बीजेपी के भीतर क्यों मची है, यह सुनना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। घबराए हुए हैं, डर गए हैं, क्योंकि जानते हैं कि इलेक्शन हाथ से जा रहा है और इलेक्टोरल बॉन्ड्स में इतनी चोरी हुई है कि इलेक्शन के बाद उनकी मुश्किल हो जाएगी। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता बात समझ गई है। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता इस चुनाव में संविधान की रक्षा करने के लिए खड़ी हो गई है और वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता समझ गई है कि नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों के नेता हैं, गरीबों के नहीं। इसका एक मतलब तो साफ है, बीजेपी के अपने नारे ही उसके गले की फांस बन गए और उन्हीं मुद्दों को कांग्रेस ने उठा लिया। राहुल गांधी ने हर रैली में जिक्र करना शुरू कर दिया। उसके बचाव के लिए बीजेपी भी निकल कर आई। देश के गृह मंत्री अपनी रैलियों में भी इन बातों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उसको सुनिए उससे पहले एक बात समझिए। राज्य दर राज्य अभी सिर्फ 2 चरण के चुनाव हुए हैं। इन 2 चरणों के भीतर राजस्थान ही वो राज्य है जहां पर पूरा चुनाव निपट गया, जो हिंदी पट्टी के दायरे में आता है। अभी उत्तर प्रदेश बचा हुआ है, मध्य प्रदेश बचा हुआ है, झारखंड बचा हुआ है, बिहार बचा हुआ है और ज्यादातर सीटें बची हुई हैं। अगर आप 2019 की परिस्थिति को समझें, मध्य प्रदेश के भीतर में क्यों मजबूत है बीजेपी, उसकी जो पहुंच पकड़ है वह ओबीसी और शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब तीनों के बीच है। मुस्लिम वोट उसे नहीं मिलते हैं और मुस्लिम वोट कहीं नहीं मिले, बहुत कम मात्रा में मिले। अगर पिछले चुनाव का जिक्र करें, मध्य प्रदेश के भीतर ओबीसी ने जो वोट दिया, सीएसडीएस की ये पूरी रिपोर्ट है जो हम आपको बताने वाले हैं राज्य दर राज्य। सीएसडीएस लोकनीति ने जो रिपोर्ट की उसमें बताया कि ओबीसी के 66% वोट बीजेपी को 2019 में मिले और शेड्यूल्ड ट्राइब यानी आदिवासियों को 54% वोट बीजेपी के पक्ष में मिले। शेड्यूल कास्ट के कम वोट मिले, वो 38% था, कांग्रेस को 50% मिल गए, लेकिन ओबीसी के सिर्फ 27% ही कांग्रेस को मिले। इसीलिए कांग्रेस एक झटके में बाहर हो गई, क्योंकि ओबीसी की तादाद 50% और उससे ज्यादा की स्थिति राज्य दर राज्य है। और अगर जिस राजस्थान में चुनाव तो हो गया, लेकिन जानना चाहिए वहां 72% ओबीसी के वोट बीजेपी को मिले थे, सिर्फ 23% वोट कांग्रेस को मिले थे। जो शेड्यूल ट्राइब है उसके 55% वोट बीजेपी को मिले, 38% वोट कांग्रेस को मिले। शेड्यूल कास्ट के 39% वोट, कुछ कम, बीजेपी को, 54% कांग्रेस को। लेकिन ओबीसी और शेड्यूल ट्राइब, आदिवासी और
जो दूसरे पिछड़ा तबका है उसकी बड़ी तादाद में वोट बीजेपी के पक्ष में गई और झारखंड के भीतर भी ओबीसी के 70% वोट बीजेपी को मिले। शेड्यूल्ड ट्राइब आदिवासी बहुल इलाका है, झारखंड के भीतर भी बड़ी तादाद है, जो अलग अलग जगहों पर संथाल परगना के इलाके में चले जाइए, जिसमें खास तौर से गोड्डा का जिक्र होगा, दुमका का, इन तमाम जगहों पर जिक्र जब होगा तो वहां के 65% वोट बीजेपी को मिले, कांग्रेस को सिर्फ 29% वोट मिले थे। और अगर आप उत्तर प्रदेश और बिहार का जिक्र करें यहां पर, तो सीएसडीएस की रिपोर्ट चौंकाने वाली है कि दरअसल इतनी बड़ी तादाद में वोट बिहार यूपी में अगर वो शिफ्ट हो जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि ओबीसी के भीतर कुर्मी कोयरी के 80% वोट बीजेपी को मिले, जाट के 91% वोट बीजेपी को मिले, यादव के 23% वोट मिले, यादव का बड़ा वोट बैंक बाकी कांग्रेस और अदर्स यानी समाजवादी पार्टी और उनके हिस्से में गया। जो बची हुई ओबीसी जातियां थी उसका 72% वोट बीजेपी को मिला, कांग्रेस को सिर्फ 18% मिले। जो शेड्यूल कास्ट है उसका 48% वोट उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिला, कांग्रेस को 42% मिला। जाटव वोट 17% मिला, जो खास तौर से मायावती का पूरा वोट बैंक है उसमें से 17% मिला, और अदर शेड्यूल कास्ट जो था उसमें 48% मिला। यह स्थिति बतलाती है कि लगभग अतिरिक्त जो दलित समुदाय बाकी जो आता है जातियों के लिहाज से, उसमें बड़ा हिस्सा बीजेपी के हिस्से में गया। और अगर आप इस परिस्थिति को बिहार में ले जाएं, और बिहार में कुर्मी कोयरी का वोट 70% बीजेपी के पक्ष में रहा, यादव का 21% रहा, और अदर ओबीसी के दायरे का 76% वोट बीजेपी के पक्ष में रहा। यही वो सवाल है जो बीजेपी के भीतर मुश्किल पैदा कर रहा है, और वो जान रही है कि दरअसल ये एक ऐसी हालात है, अगर इसमें नहीं संभले और इस दौर में अगर नीचे तक ये मैसेज जा रहा है, इसको अगर नहीं रोका गया, और ये बात जो आ रही है कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे, 400 पार का नारा इसलिए था, तो ऐसे में अब बीजेपी के तमाम नेता इन बातों को कहने के लिए उन्हें सामने आना पड़ा। अमित शाह भी सामने आए। राहुल बाबा अभी अभी पिछड़ा वर्ग के नाम पर झूठ फैला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाजपा को 400 सीटें दी तो भाजपा आरक्षण हटा देंगे। ए राहुल बाबा में समझ नहीं है भैया, आरक्षण हटाने के लिए पूर्ण बहुमत 2 टर्म से भाजपा के पास है, नरेंद्र मोदी के पास है, परंतु नरेंद्र मोदी जो है वो आरक्षण के समर्थक है। मैं आज मोदी गारंटी कहकर जाता हूं, एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण ना भाजपा हटाएगी, ना किसी को हटाने देगी। ये मोदी का गारंटी। भाइयों, जातीय राजनीति के यह समीकरण 2024 के चुनाव में क्या गुल खिलाएंगे, और अब तीसरे चरण के बाद अगर यह मुद्दा उफान पर रहा और कांग्रेस जो कह रही है कि इन बातों का जिक्र अब गांव स्तर तक पर होने लगा है, और बीजेपी इस बात को पलटने की दिशा में दूसरों मुद्दों को जो उठा रही है, और खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी जिन मुद्दों को उठा रहे हैं उन मुद्दों की जरूरत और उन मुद्दों की उम्र बड़ी तात्कालिक होती है। वो निशाने पर समूचे गांधी परिवार को ले रहे हों, या गांधी परिवार के साथ साथ पुरानी परिस्थितियों की फाइलों और उस दौर में जिन बातों का जिक्र हो रहा था उसको उठा रहे हों, और होते होते बात विरासत के कानून तक जा पहुंची हो, तो बीजेपी चाहती है कि दरअसल यही मुद्दे रहेंगे। इसीलिए इन मुद्दों के आश्रय ही कहा गया आरएसएस से कि आप किसी भी हालत में हरकत में आइए, और राजनीतिक तौर पर अगर हमारे लिए मुश्किल है तो आपके लिए भी मुश्किल होगी। और समझिए इसको कि इस दौर में राहुल गांधी के निशाने पर सीधे सीधे आरएसएस है, और आरएसएस के एजेंडा हो या आरएसएस की विचारधारा हो, इन बातों का जिक्र वह खुले तौर पर राजनीतिक रैलियों में कर रहे हैं। तो अगर चुनाव हारेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, और इसीलिए मोहन भागवत निकलकर सामने आए, और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण आपको इस दौर में बड़ा हल्का लगने लगा होगा। और खास तौर से ध्यान दीजिए, जो हमला गांधी परिवार पर प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, राहुल गांधी उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। पहली बार उसका खुले तौर पर जवाब देने के लिए प्रियंका गांधी सामने आई, और हर रैली में इस बात का वो जिक्र करने लगी कि दरअसल प्रधानमंत्री जिन बातों को
कह रहे हैं, कहते हैं, उसकी महत्ता क्या है और उसकी कोई महत्ता नहीं, तो फिर इन बातों को प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ शख्स राजनीतिक तौर पर अगर कह रहा है तो फिर जरा समझ लीजिए मैं अपनी बात कैसे कहूंगी और प्रियंका ने क्या कहा। इन्होंने कितनी गाली दी हमारे परिवार को, इससे हमें कोई परवाह नहीं है। किसी को नहीं छोड़ा, माँ को नहीं छोड़ा, पिता को नहीं छोड़ा, दादी को नहीं छोड़ा, दादा को नहीं छोड़ा, परदादा को नहीं छोड़ा, भाई को नहीं छोड़ा, पति को नहीं छोड़ा, कोई बात नहीं करते रहे। 56 इंच का इनका सीना नहीं है, इनका सीना नहीं है, लोहे के सीने हैं हमारे। करते रहे, लेकिन देश के सामने इस तरह के झूठ बोलना, इस स्तर पे आना देश के सामने कि कोई राजनीतिक दल आके एक्सरे लेकर आपके घर में घुस के, मतलब मजाक की बात है। राजनीति का यह तीखापन 2024 के लोकसभा चुनाव के भीतर सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं है, क्योंकि मुद्दा पहली बार इस देश के भीतर में हाशिए पर पड़े तबके की जरूरत, उनकी अपनी पहचान, उनकी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से जा जुड़ा है, जो संविधान के जरिए इस देश के तमाम नेताओं ने अपने तौर पर चुनाव जीतने के लिए सही लेकिन व्याख्यात किया, और उस परिभाषा के आश्रय इस देश की राजनीति ने खुद को पाला पोसा, सत्ता तक पहुंची, उसको आगे बढ़ाया। एक झटके के भीतर अब ये सवाल इतने बड़े इस देश के भीतर हो चले हैं कि आप उन्हें खारिज नहीं कर सकते हैं। और इस तमाम जीत के बावजूद, यानी बीते दरस में बहुमत के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी, जिसका जिक्र अमित शाह कर रहे हैं, उस जिक्र के बावजूद भी अगर यह सवाल बड़ा है तो इसका मतलब बहुत साफ है कि जिन मुद्दों को लेकर मोदी सत्ता चुनाव के मैदान में है, उसके सरोकार जनता से जुड़ नहीं पा रहे हैं। वो लाभार्थियों के सवाल हों, गरीब कल्याण योजना में 5 किलो अनाज देने के सवाल हों, इस देश के भीतर में 28 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना देने के सवाल हो, 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि देने का सवाल हो, या तमाम लाभार्थियों की योजना जिसके दायरे में इस देश के 43 करोड़ लोग आ जाते हैं, अगर वो उसके सरोकार वाकई जनता से जुड़े होते और वो सिर्फ कागजों पर नहीं होते तो फिर यह सब कहने की जरूरत पड़ती नहीं। लेकिन अब कहना पड़ रहा है, और अगर यह मुद्दे की शक्ल में अब तीसरे चरण से नजर आएगा तो फिर मान लीजिए उत्तर प्रदेश की सीधे सीधे 16 सीटें प्रभावित हो जाएंगी, सीधे सीधे बिहार के भीतर की 11 सीटें प्रभावित हो जाएगी, सीधे सीधे मध्य प्रदेश के भीतर की लगभग 19 सीटें प्रभावित हो जाएगी, सीधे झारखंड के भीतर की 7 सीटें प्रभावित हो जाएगी। राज्य दर राज्य ये परिस्थिति नाजुक बीजेपी के लिए कड़ी दर कड़ी होती चली जाएगी। इसीलिए यह सिर्फ खतरे की घंटी नहीं है, बल्कि भारत के भीतर में ताकत के साथ सत्ता में खड़े नरेंद्र मोदी के सामने इस देश को समझने और राजनीतिक तौर पर इस देश को हाँकने की नहीं, बल्कि सरोकार बैठाकर सत्ता को चलाने की जरूरत होती है। लेकिन इस दौर में अगर वह अपने संसद की ताकत के सहारे इस देश के तमाम जातीय समीकरणों को हाँकने की दिशा में लगने लग गए तो फिर देख लीजिए जो तस्वीर सामने खड़ी है वो सिर्फ 50 सीट तो उंगलियों पर गिनने वाली है, उसके बाद कितनी सीटें खिसकेगी कोई नहीं कह सकता है। ये सच है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।